हेलो गाइस। आज मैं आपको हिस्ट्री बीए द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र का पीवाईक्यू प्लस सिलेबस प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी एक वीडियो वन साइड वीडियो होगी। इसके अलावा कोई भी आपको वीडियो नहीं देखना होगा। बस कुछ पॉइंट बताऊंगा, उसको आपको फॉलो करना है बस, और इस वीडियो को फॉलो करना है। इतना आपके लिए सफिशियंट है। इस वीडियो को स्टार्ट करूं, कुछ पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा जिनको फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहली चीज़, आप पेशेंस बना के रखिएगा। थोड़ा वीडियो लॉन्ग होगा क्योंकि मैं पूरे कंप्लीट सिलेबस को लेके आया हूँ, तो थोड़ा वीडियो लॉन्ग होगा। थोड़ा कंटेंट बहुत क्वालिटेड है जो आपके एग्जाम के लिए फेवरेट है गाइस। और दूसरा पॉइंट, अपना विश्वास बना के रखिएगा क्योंकि ये पेपर बहुत ही ज़्यादा डीपली एनालिसिस करके बनाया जा रहा है। और तीसरा पॉइंट, यहाँ पे जो जो पॉइंट बताया जाए अपने नोटबुक में नोट डाउन करते चलिएगा। इन तीनों पॉइंट को फॉलो करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक नोटबुक और पेन उठा लीजिएगा या पेन ले लीजिएगा। बुक है जो विजय माला है उसी में टिक करते चलिए। ये आपके पहले यूनिट में सबसे पहले आप अपना सिलेबस मैच कर लें। यदि जिन भी स्टूडेंट का ये सिलेबस मैच कर रहा है, वीडियो को 100% फॉलो कर सकते हैं। जिन भी स्टूडेंट का सिलेबस नहीं मैच कर रहा है, आप कमेंट ना करके टेलीग्राम चैनल में हमें मैसेज कर सकते हैं अपने सिलेबस को। सिलेबस के रिकॉर्डिंग आपको वीडियो मिल जाएगा। बाकी जिनके सिलेबस मैच कर रहे हैं, वीडियो को अच्छे से कवर करते चलिए। पहले यूनिट में जैसे मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत हों और प्रारंभिक तुर्क जो खिलजी तुगलक है, इनको आप पॉइंट को मैच कर लीजिए, पहले यूनिट से हैं। दूसरा यूनिट है आपका मुगल साम्राज्य से रिलेटेड। ये भी आई होप सारे यूनिट आपके मैच हो रहे होंगे। 90% स्टूडेंट के, 10% जो अदर यूनिवर्सिटी से बिलोंग होंगे उन्हीं के सिलेबस नहीं मैच करेंगे, बाकी 90% स्टूडेंट के सिलेबस मैच कर रहे हैं। नेक्स्ट थर्ड यूनिट है मध्यकालीन स्थापत्य कला। इसको भी देखिएगा, ये थर्ड यूनिट में सारे सिलेबस आपके मैच होते हुए मिलेंगे। आपका फोर्थ यूनिट है गाइस। फोर्थ यूनिट में धार्मिक आंदोलन जैसे भक्ति एवं सूफीवाद, ये भी आई होप आपके सिलेबस मैच कर रहे होंगे गाइस 100%। आप सारे सिलेबस मैच करते चलें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट आपका लास्ट यूनिट है, जितने भी छत्तीसगढ़ के हमारे निवासी हैं गाइस, लास्ट वाला यूनिट आपके छत्तीसगढ़ से रिलेटेड होंगे। मैं बता दूंगा कौन कौन सा टाइप बनेगा, इसको आप डायरेक्ट लिख लीजिए। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैं बताऊंगा ही, यहाँ पे जो क्वेश्चन बन सकते हैं नोट डाउन करिएगा गाइस। पहला जो आपका क्वेश्चन बनेगा, जो कलचुरी प्रशासन है इनकी जो आर्थिक एवं सांस्कृतिक दशा में सबसे अच्छी, आप आर्थिक दशा को अच्छे से पढ़िएगा और सांस्कृतिक दशा को। और छत्तीसगढ़ में जो कलचुरी वंश है इनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, रतनपुर रायपुर के बारे में। आप रायपुर को स्किप कर सकते हैं, रतनपुर कलचुरी वंश को पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका जो शासन की स्थापना हुई थी इनके बारे में पढ़ लेना। बहुत ही ज़्यादा रफली पढ़ना, डीपली एनालिसिस करने के लिए छत्तीसगढ़ कलचुरी वंश को पढ़ना। और लास्ट क्वेश्चन में जैसे छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक स्थल, तो इसमें ऐतिहासिक स्थल में आप एक दो पॉइंट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जैसे रतनपुर हो गया, मल्हार हो गया, वारसूर हो गया। इसमें से किन्हीं दो को आप अच्छे से कर लीजिएगा, बाकी आप रफली पढ़ लीजिएगा। मैंने सारे पॉइंट को क्लियर किया, किसको अच्छे से पढ़ना है किसको रफली पढ़ना है। आई होप आप लोगों ने ये क्वेश्चनों को सारे अच्छे से नोट डाउन कर लिया होगा। कौन सा मोस्ट इम्पोर्टेंट है कौन सा इम्पोर्टेंट है मैंने बता दिया। अब चलिए कुछ आपके मॉडल पेपर की ओर चलते हैं और मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यूनिट वाइज स्टार्ट करते हैं, जो आपके एग्जाम में आने के 90% चांसेस हैं। ये आपका बीए सेकेंड ईयर फर्स्ट पेपर का है। देखेंगे पहली और दूसरी यूनिट से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं नोट डाउन करते चलें। पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने वाला है गाइस, मैं इनका सोल्यूशन भी दूंगा जो प्रीमियम क्वालिटी में होंगे। उन्हीं सोल्यूशन को एक दो बार पढ़ेंगे, मैं वीडियो में कोशिश करूंगा कि वो सोल्यूशन आपको रटा दूंगा। इस पहला क्वेश्चन है आपका, मध्यकालीन भारत के इतिहास के स्रोतों का वर्णन कीजिए। गाइस आप मध्यकालीन जो भारत का इतिहास है उसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ये आपके एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है पहली और दूसरी यूनिट से। दूसरा क्वेश्चन है आपका, विजयनगर। विजयनगर और बहमनी जो साम्राज्य है उनके शासन के प्रबंध का वर्णन करना है। इनको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये रेड मार्क करिएगा सारे क्वेश्चन जो भी मैं बताते चल रहा हूँ। एग्जामिनर इन्हीं टाइप का पैटर्न पूछेगा। क्या होगा कि कभी कभी जैसे विजयनगर और बहमनी को क्या बोलेगा, ध्यान से सुन लीजिए ताकि एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो।
कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेगा कि विजयनगर और बहामनी में क्या रिलेशन है साम्राज्य को लेकर, थोड़ा सा इन्हीं को फ्रेमिंग को चेंज करेगा। तो आप इतना पकड़ना कि जो मैंने क्वेश्चन आपको दिखाया है इन्हीं का क्वेश्चन होगा, थोड़ा पैटर्न चेंज करेगा। तो आप जो इन क्वेश्चन का सोल्यूशन पढ़े हैं गाइस, इन्हीं को आप वहाँ पे सॉल्व कर दीजिएगा, मतलब नोट डाउन कर दीजिएगा। एग्जामिनर आपको पूर्ण मार्क्स देगा, स्किप मत करिएगा गाइस, यहीं से सारे क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड क्वेश्चन है जो सल्तनत जो कालीन होती है सामाजिक दशा का, उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यानी सल्तनत कालीन सामाजिक दशा, इनको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। गाइस अभी तक जो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता गाइस। आपको सब्सक्राइब, एक छोटा सा सब्सक्राइब करते हैं तो हमको मोटिवेट मिलता है गाइस। आपका कोई भी कंटेंट मैं लाता हूँ तो बहुत एनालिसिस करना पड़ता है गाइस, इसलिए आप थोड़ा सा एफर्ट देके जरूर ये सब चीज़ें फॉलो कर लिया करें और लाइक कर देना आप वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मुगल काल। मुगल काल में जो भारत की आर्थिक दशा थी, इन पे प्रकाश डालना है। ये चौथा क्वेश्चन हो गया। सारे क्वेश्चन के मैं सोल्यूशन दूंगा, पहले आप क्वेश्चन को नोट डाउन करते चलें, उनकी इंपॉर्टेंस समझते चलें। कुछ ही क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लाया हूँ आपको। मोहम्मद बिन तुगलक, जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं गाइस, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तैमूर के बारे में पढ़ लीजिएगा, इनकी योजनाओं के बारे में पढ़ लीजिएगा, बस इतना सफिशियंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप जैसे पढ़ सकते हैं शेर शाह के बारे में, जैसे राजस्व प्रशासनिक सुधार के उनके जो मूल्यांकन है बन इनको देखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। अब चलिए सारे क्वेश्चन की ओर, सोल्यूशन की ओर चलते हैं। आपका पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन है गाइस, पहला क्वेश्चन है विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच संघर्ष के क्या कारण है। ये आपका पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन है। नोट डाउन करते चलें, जो हमारे पेड मेंबर हैं उनको सारी पीडीएफ मिल जाएगा। जो पेड मेंबरशिप नहीं ले सकते हैं वो वीडियो को लास्ट तक अच्छे से कवर करते चलें, और जो पेड मेंबरशिप लिए भी हैं तो वीडियो को अच्छे से इसलिए कवर करें क्योंकि आपको सारे क्वेश्चन का एक निचोड़, और इसी वीडियो में मैं आपको सारे क्वेश्चन को याद कराते चलूंगा गाइस। आपका पहले और दूसरे यूनिट का सोल्यूशन की ओर चलते हैं। पहला सोल्यूशन है विजयनगर और बहमनी समाज के बीच संघर्ष के क्या कारण थे। तो इसमें देखते हैं, ये आपका सोल्यूशन बनेगा, ध्यान से सुनते चलिएगा, मैं तुरंत याद कराने की कोशिश करूंगा। जो भी स्टूडेंट मेंबरशिप लेना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से ज्वाइन करके आप मैम को मैसेज कर दीजिएगा, अपना सब्जेक्ट और एग्जाम डेट बता दीजिएगा। आपको एक नोट से प्रिंटेड नोट देंगी, जिनको पढ़ के आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। उसको जरूर प्राप्त कर लें, बहुत कम चार्जेस हैं, आप वहां से प्राप्त कर लेना। पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं गाइस, ध्यान से सुनिएगा, फोकस बनाइएगा, तुरंत याद करा दूंगा। विजयनगर और बहमनी साम्राज्यों के बीच संघर्ष का मुख्य कारण, यानी कि जो विजयनगर है और बहमनी साम्राज्य में संघर्ष का मुख्य कारण है उपजाऊ रायचूर और दोआब और इसकी बहुमूल्य हीरे की खदानों का नियंत्रण, खदानों पर नियंत्रण था। गाइस इसमें जो उपजाऊ रायचूर है दोआब का, इसमें जो बहुमूल्य हीरे हैं उन्हीं की खदानों को नियंत्रण करने के लिए जो है विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच संघर्ष हुए थे। इन पॉइंट को ब्लू टिक वाला आप अच्छे से याद कर लें, एक दो बार पढ़ लें। आप इन पॉइंट को याद कर रखें, उपजाई राजचूर और बहुमूल्य हीरे की खदान, इन पॉइंट को जरूर मेंशन करें एग्जाम में। आप इतना ज़्यादा फोकस करें मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड को। नेक्स्ट कुछ पॉइंट है गाइस, देख लेते हैं, इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका बहमनी साम्राज्य की स्थापना। ये बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बारे में, चलिए इनका भी सोल्यूशन देख लेते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, जो आपका गाइस बहमनी सल्तनत है, इसकी शुरुआत जो है 1347 में अलाउद्दीन बहमन शाह के जरिए से हुई थी। ठीक है गाइस, किसकी, 1337 में हुआ था। अलाउद्दीन बहमन शाह, क्या अलाउद्दीन बहमन शाह के जरिए से हुआ था 1347, अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा हुआ था। आई होप आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट है आपका कुछ पॉइंट है, ये पॉइंट को आप अच्छे से पढ़ लेना। जो ब्लू टिक है वो आपका इंपॉर्टेंट है, बाकी ये पॉइंट को आप एक बार अच्छे से कवर कर लेना। कोई भी डिफिनीशन का मैं शार्ट डिफिनीशन इसलिए देता हूँ ताकि आपको रट सको, आप उनको अच्छे से रिकॉल कर पाओ और एग्जाम में लिख पाओ गाइस।
क्योंकि बहुत लॉन्ग क्वेश्चन सोल्यूशन दे दूंगा तो आपको याद नहीं होगा, लेकिन साइड क्वेश्चन को आप पढ़ के इसको आप लॉन्ग बना पाएंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट थर्ड नंबर आंसर है आपका। थर्ड क्वेश्चन का आंसर है, नोट डाउन करिएगा, जो आपने थर्ड क्वेश्चन लिखा था उनका क्वेश्चन का सोल्यूशन लिखिएगा। सल्तनत काल और जो सामाजिक विषमता है उसको लेकर कोई ना कोई शोषण की योजना बनाकर नारी पर थोपी। जैसे गाइस इसमें यही बोलना चाह रहा है कि जो सल्तनत काल था, जो सल्तनत काल थे, इसमें जो सामाजिक विषमता थी, मतलब मेन पॉइंट था आपका सामाजिक विषमता को लेकर कोई भी शोषण, यहाँ पे शोषण पॉइंट हो गया, उनका योजना बनाकर नारी पर थोपी जाती थी। ये जो हमने रेड मार्क किया है ये मेन मेन पॉइंट है, इन पे आप फोकस करके इन डिफिनीशन को याद कर सकते हैं। ऐसे ध्यान से सुनिएगा, सल्तनत काल जो सामाजिक विषमता था, सामाजिक विषमता उसमें कोई ना कोई शोषण को लेकर नारी पर थोपी जाती थी। बस इन पॉइंट को कीवर्ड को रखिएगा और कुछ चीजें बना के लिख दीजिएगा, एग्जामिनर आपको पूर्ण मार्क्स देगा, क्योंकि एग्जामिनर आपकी पूरी कॉपी नहीं चेक करता है, मेन मेन पॉइंट ऊपर से देख लेता है। नेक्स्ट कुछ पॉइंट है, इनको भी आप नोट डाउन करते चलें और इनका स्क्रीनशॉट ले लेगा। इस आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा वीडियो स्पीड में ले चलूंगा, नहीं वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। मुगल काल के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था, आप इनका देखिएगा सॉल्यूशन, ध्यान से सुनिएगा, तुरंत याद हो जाएगा। जैसे कि किसानों ने कपास, रेशम, काली मिर्च सहित अत्यधिक, यानी किसान द्वारा जो कपास है, रेशम है, काली मिर्च सहित जो अत्यधिक मूल्यवान चीज है, कृषि वस्तुओं का निर्यात निर्यात करना शुरू किया। भारत में मूल्यों में वृद्धि होने लगी। व्यापार और अन्य लेन देन, जो व्यापार और अन्य लेन देन है, उसके बाद जो भारत की अर्थव्यवस्था थी, विश्व की अर्थव्यवस्था में शीर्ष पे आ गई। यानी जो भारत के किसान थे उनके द्वारा जो कपास या कोई भी किसानी की जाती थी, उनके द्वारा जो लेन देन थे उनमें बहुत सुधार देखा गया गाइस, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में अर्थव्यवस्था शीर्ष पे आ गई, यानी कि ऊंचली स्तर स्तर पे आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है गाइस, मोहम्मद मोहम्मद बिन तुगलक की विभिन्न योजना का वर्णन कीजिए। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट और वन ऑफ द एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक की विभिन्न योजना का वर्णन क्या है। इनको देखिएगा, ध्यान से फोकस बनाइएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें ब्लू टिक और हाईलाइट वर्ड बहुत ज़्यादा हैं। दोआब कर वृद्धि, यानी दोआब कर वृद्धि, दिल्ली के स्थापना स्थान पर जो दौलताबाद है गाइस, देवगिरी है, को राजधानी बनाने की योजना है। यानी ये बोल रहा है कि दोआब कर वृद्धि जो है दिल्ली के स्थान पे, यानी दिल्ली को बदल कर दौलताबाद देवगिरी को राजधानी बनाने की स्थापना है, यानी कि दिल्ली को चेंज करके दौलताबाद देवगिरी राजधानी बनाने की योजना है। इन पॉइंट को आप ज़्यादा याद करिएगा, दोआब कर वृद्धि के लिए दिल्ली को बदलकर दौलताबाद देवगिरी की राजधानी बनाने की योजना है। इन्हीं पॉइंट को आप ज़्यादा याद करिएगा। मेन पॉइंट ए था और ए था, इनको बदल के इसके लिए वृद्धि के लिए। और नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे आपका सोना चांदी हो गया, सोने चांदी के सिक्के हो गए, स्थान पर तांबे के सिक्के हो गया, सांकेतिक मुद्रा हो गया, का चलन बीजों की कथित योजना, इनका कथित योजना बनाना। इस पॉइंट में एग्जामिनर बस 2-3 पॉइंट बोलना चाह रहा है कि मतलब जो चीज़ें हैं वृद्धि को लेकर, दिल्ली की राजधानी को बदल कर कोई राजधानी किया जा रहा है। फिर जो आपका सोना चांदी है, इनकी सिक्के जैसे तांबे का हो गया, इनका चलन को लेकर जो विजयों की कथित योजना है उनको बनाने की बात कर रहा है। जैसे कुछ पॉइंट है, इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोहम्मद बिन तुगलक, ध्यान से सारे क्वेश्चन कवर करते चलिएगा ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे ना और एग्जाम में कोई क्वेश्चन नया ना लगे। वरना गाइस क्या होगा कि आपको लगेगा कि मैंने क्वेश्चन को कवर ही नहीं किया है, बाद में ये होता है आप कोई चीज़ें स्किप कर देते हैं। हम क्वेश्चन में ही 1-2 क्वेश्चन ऐड ऑन कर देते हैं जहाँ पे एग्जामिनर नया पैटर्न दे देता है। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बनाई गई योजनाएं क्या थी, आप इनको देखिएगा गाइस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप ज़्यादा मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ इस पे। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक विश्व साम्राज्य स्थापित करने का सपना देखा था। देखिए गाइस, जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, एक विश्व समाज बनाने के लिए, एक विश्व समाज बनाने के लिए या उसकी स्थापना करने के लिए सपना देखा था। ये पॉइंट आप रट लो एकदम, रट रट डालो एकदम,
क्योंकि ये पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट है। इसके कुछ पॉइंट हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ लेना। बाकी जो आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट थे मैंने बता दिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन, पहली और दूसरी यूनिट का क्वेश्चन समाप्त होने वाला है, पेशेंस बना के रखें। सारे यूनिट बहुत जल्द कवर कर दूंगा, बस आपको रिवीजन के लिए टाइम देना है। 1 से 2 घंटे रिवीजन करके अपने एग्जाम में आप अच्छी स्कोर कर पाएंगे गाइस। शेरशाह सूरी ने अपने साम्राज्य के अंतर्गत, शेरशाह सूरी ने, ये शेरशाह सूरी जो होते हैं इनके बारे में आप ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि एग्जामिनर एक क्वेश्चन यहाँ से भी गाइस देने वाला है, तो इसलिए आप फोकस बना के रखें। मैं आपको कुछ डिफिनीशन के बारे में रटाने की कोशिश करूंगा। शेरशाह सूरी ने अपने साम्राज्य के अंतर्गत अनेक प्रशासनिक सुधार किए थे। ध्यान से सुनिएगा, इसमें मेन पॉइंट क्या है गाइस। जो शेरशाह सूरी हैं अपने साम्राज्य को लेकर जो प्रशासनिक अनेक सुधार किए थे, ये पॉइंट है। यानी कि शेरशाह सूरी अपने साम्राज्य जो अनेक सुधार किए थे, प्रशासनिक सुधार किए थे, इन पॉइंट को आप हाईलाइट को जरूर अच्छे से कवर करें, जिनका उल्लेख निम्नवत किया गया है। जैसे ध्यान से सुनिएगा, जैसे इसमें कुछ पॉइंट है गाइस। अपने पूरे साम्राज्य को 47 सरकारों डिवीजन में विभाजित करना। यहाँ पे आपका एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो अपने साम्राज्य को इन 47 डिवीजन को डिवाइड किया है, इनको आप जरूर अच्छे से कवर कर लीजिएगा। मैं एक एक पॉइंट को क्लियर कर दूंगा, जो आपके एग्जाम के लिए, एग्जामिनर के लिए इंपॉर्टेंट होगा, जो आपके एग्जाम में अच्छे नंबर दिला सके। ये कुछ पॉइंट है गाइस, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और अच्छे से कवर कर लेना। नेक्स्ट है शेरशाह सूरी के कुछ पॉइंट है प्रशासनिक सुधार को लेकर, इनको भी देखिएगा। आप इनमें 2 पॉइंट को याद करिएगा, ये रिलेटेड क्वेश्चन है उस क्वेश्चन से। जैसे एग्जामिनर कोई क्वेश्चन ट्विस्ट करेगा तो इसी प्रकार का ट्विस्ट करेगा जो अभी मैंने क्वेश्चन दिखाया। इसमें है 1540 से 1545, इस पॉइंट को याद करिए। 1540 से 1545 अपने 5 सालों के शासन में के दौरान नई नगरीय सैन्य स्थापना जो की थी प्रशासन के लिए, उसमें पहला रुपया जारी किया था। इसमें कुछ पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इनके जो है सन को याद रखें, 5 साल इस टाइम पीरियड याद रखें, और नई नगरीय सैन्य प्रशासन की स्थापना याद रखें, और ये जो है पहला रुपया जारी किया है, इतना याद रखें। और इसको एक बार रफली पढ़ लें, आपको बस इतना ही करना है। नेक्स्ट है आपका, जो भारत की डाक व्यवस्था है उनको पुनः संगठित किया गया। यानी कि भारत की जो डाक व्यवस्था है उनको फिर से संगठित किया गया, और अफगानिस्तान में जो काबुल से लेकर बांग्लादेश के जो चटगांव है वहाँ तक जो ग्रैंड ट्रंक रोड था वहाँ को बढ़ाया गया। गाइस आप इन पॉइंट को अच्छे से पढ़िएगा। यानी गाइस राइटर ये बोलना चाह रहा है कि जो भारत की डाक व्यवस्था है उनको पुनः संगठित किया गया, यानी डाक की जो व्यवस्था है उनको पुनः संगठित किया गया। और अफगानिस्तान में जो काबुल है गाइस, काबुल, इनको जरूर लिखिएगा, काबुल से लेकर बांग्लादेश के जो चटगांव है इनको भी जरूर आप मेंशन करें। ग्रैंड ट्रंक रोड आपने तो सुना ही होगा, को बढ़ाया है। इन पॉइंट को आप अच्छे से रफली नोट डाउन करते चलें गाइस, ताकि एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको इस वीडियो के साथ साथ आप मेंबरशिप जरूर, इसलिए मैं बोलता हूँ ले लो, बहुत कम चार्जेस में मिल जाएगा, ताकि आपको वहाँ पे जो मैं वीडियो में आपको बताते चल रहा हूँ गाइस, जो आपको रटाते चल रहा हूँ, वही PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा, तो आपको याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी और आप अच्छे से याद कर पाएंगे। गाइस आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल की स्थापना प्रचार का वर्णन कीजिए। सिक्कों के सल्तनियों जो सतनामियां हैं, सॉरी गाइस, सतनामियों के विद्रोह का वर्णन कीजिए। आप इनको देखिएगा, इनके सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपका जो, इसको आप एक बार रफली देख लीजिएगा। ये स्थापना आप जरूर याद रखिएगा, बाबर ने की थी। मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में हुई थी, बाबर ने की थी। मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में हुई थी, बाबर ने की थी। इस पॉइंट को आई होप आपने रट लिया होगा। इसमें कुछ पॉइंट है, आप इनको देखिएगा। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर क्वेश्चन, जो सतनामी साम्राज्य है इनके इतिहास क्या है, इसको देखिएगा। सन याद रखिएगा। मैं कोई भी डिफिनीशन, आपको टाइम इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि मैं उसका डिफिनीशन बहुत शार्टली रख रहा हूँ, और उनके द्वारा आप अपने एग्जाम में लॉन्ग डिफिनीशन लिख पाएंगे। 1657 में कबीर की शिक्षाओं से प्रेरित होकर जो वीर भान है उनके नाम से एक बिच्छू ने वर्तमान में हरियाणा के जो नारनौल में एक सतनामी समुदाय की स्थापना की। इसमें 3 पॉइंट को याद रखना गाइस।
1657 में किया था। कबीर ने शिक्षाओं को लेकर प्रेरित होकर बीर जो बीर भान के नाम से एक बिच्छू को लेकर वर्तमान में जो हुआ था हरियाणा के ए प्लेस याद रखिएगा, हरियाणा के नारनौल, इसको याद रखिएगा। बस इतना पॉइंट याद रखना, इतना सन याद रखना। ये शिक्षा के लिए बिच्छू को लेकर हरियाणा और नारनौल में, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा और एग्जाम में जरूर फिल करना। नेक्स्ट है, आप कुछ पॉइंट है इनको आप पढ़ लीजिएगा गाइस। अब आपने अभी तक जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे गाइस पहली और दूसरी यूनिट से आपने फिनिश कर दिया। जितने भी क्वेश्चन, आप हैप्पी रहो, सारे यूनिट में कवर करते चलूंगा। आपने पहला और दूसरा यूनिट जितने भी क्वेश्चन, जितने भी टाइप का पैटर्न बन सकते थे आपने कवर कर लिया। अब हम चलते हैं तीसरी और चौथी यूनिट की तरह। इसी तरह सारे यूनिट को मैं फिनिश करूंगा और सारे पैटर्न दे दूंगा। इस वीडियो के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना, बस आपको पहला चीज सिलेबस मैच करना है। यदि सिलेबस मैच हो रहा है तो सारे क्वेश्चन यहीं से आपके एग्जाम में होंगे। कुछ 2-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एग्जाम में आपके थोड़ा लैंग्वेज चेंज करेगा, बाकी पैटर्न तो यही होगा गाइस। कोशिश करूंगा कि 80 प्लस चीजें हिट हो जाए। कुछ पैटर्न जो चेंज होगा उतना आप मैनेज कर लीजिएगा एग्जाम में, बाकी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आपके थर्ड यूनिट से पहला क्वेश्चन बनता है मध्यकालीन की स्थापत्य कला है उनकी विकास को लेकर आप अच्छे से पढ़िएगा। इनका सोल्यूशन 1 बाय 1 देखते चलते हैं मध्यकालीन की स्थापत्य कला के बारे में। थर्ड और फोर्थ यूनिट से पहला क्वेश्चन है, मध्यकालीन जो वास्तुकला के क्षेत्र में बहुत विकास हुआ है। ध्यान से इस पॉइंट को सुनते चलें, तुरंत रटने की कोशिश करें ताकि आपको रिवीजन करने में प्रॉब्लम ना हो। मध्यकालीन जो वास्तुकला है वो वास्तुकला के क्षेत्र में बहुत विकास हुआ है, यानी एक पॉइंट याद रखें, जो वास्तुकला है उनके क्षेत्र में बहुत विकास हुआ है, इस पॉइंट को याद रखें। जैसे इस अवधि के दौरान भारत में विभिन्न हिस्सों में जो शासकों ने कई स्थायी स्मारक, महल, किले, मकबरे, मंदिर और मस्जिद, यहाँ पे कुछ पॉइंट याद रखें। यहाँ पे जो इस अवधि के दौरान भारत के विभिन्न हिस्से, इतना पॉइंट याद रखें में जो शासकों ने कई स्थायी स्मारक याद रखें, जैसे महल हो गया, किला हो गया, मकबरे हो गया, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया। इन पॉइंट को आप अच्छे से याद रखें, ये पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यही सब मकबरा, मंदिर, मस्जिद बनवाए थे। इनमें कुछ पॉइंट है, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा इस। नेक्स्ट आपके थर्ड और फोर्थ यूनिट से नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, शिवाजी के प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। शिवाजी की जो प्रशासनिक जो व्यवस्था है इनका वर्णन कीजिए। आप थर्ड और फोर्थ नंबर यूनिट का दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, उनका सोल्यूशन शिवाजी की प्रशासनिक जो व्यवस्था थी, जिससे इसको याद रखिएगा, जो अष्ट प्रधान प्रणाली है इनको याद रखिएगा गाइस। आप इसको हाईलाइट करिएगा डैश डैश करके एग्जामिनर, अगर इतना भी कर दिए तो आपकी डिस्टिंक्शन जो है 50% सॉल्व हो गया। के नाम से जाना जाता था, फिर मैं बोल रहा हूँ, शिवाजी की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी गाइस, यहाँ पे एक पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शिवाजी की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसका जो है अष्टनाम प्रधान प्रणाली के नाम से जाना जाता था। अष्टनाम प्रणाली के नाम से जाना जाता था, अष्ट प्रधान प्रणाली के नाम से जाना जाता होगा। आप इसको रट लिए होंगे बहुत अच्छे से, बस इतना याद रखिएगा, प्रधान जो आपके गांव में होते हैं उन्हीं को याद रखिएगा, अष्ट लगा दीजिएगा, अष्ट प्रधान प्रणाली, बस हो गया। अब इसमें कुछ पॉइंट है गाइस, आप इनको याद कर लेना। जैसे 8 मंत्रियों की एक जो परिषद शामिल थी, जो जो राज्य के विभिन्न विभागों का संचालन करती थी, और जो है यह व्यवस्था प्राचीन हिंदू के नियमों पर आधारित थी गाइस। यहाँ पे शिवाजी के कुछ प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर कुछ बिंदु हैं, आप इसको ध्यान से सुनिएगा, इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने बताया योजना आई थी पहली अष्ट प्रधान प्रणाली, ये आपका इम्पोर्टेंट था इसीलिए मैंने हाईलाइट किया और इसमें कुछ पॉइंट कवर कराया। जैसे देखते हैं, शिवाजी के पास 8 मंत्री हैं। एक क्वेश्चन बहुत ईजी है गाइस, 8 मंत्रियों की एक परिषद थी, यानी शिवाजी के पास 8 मंत्रियों की एक परिषद थी जिन्हें अष्ट प्रधान कहा जाता था, जो राज्य के विभिन्न विभागों का संचालन करती थी। यानी गाइस ध्यान से सुनिएगा, ये राइटर बोलना चाह रहा है कि अष्ट प्रधान प्रणाली थी शिवाजी के पास, जिसमें 8 मंत्री थे, कि 8 मंत्रियों की एक परिषद थी जिसे अष्ट प्रधान कहा जाता था, जो राज्य के विभिन्न विभागों का संचालन करते थे।
गाइस से प्रजा की खुशहाली, जो शिवाजी के प्रशासन प्रजा की खुशहाली और राज्य के आम कल्याण को महत्व देता है। इन पॉइंट को याद करिएगा। आप वीडियो को अच्छे से कवर करिएगा। वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा क्योंकि वन शॉर्ट वीडियो है। इसके अलावा आप कोई भी वीडियो ना देखें, बस अपना विश्वास और ट्रस्ट बना के रखें। जो जो पॉइंट बताते चल रहा हूँ थोड़ा पेशेंस बनाइएगा, आप उनको कवर करते चलिएगा गाइस, बस इतना आपके लिए सफिशियंट है। नेक्स्ट पॉइंट है सैन्य बल। कोई भी पॉइंट स्किप मत करिएगा क्योंकि एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो इसलिए। ये सैन्य बल में पॉइंट याद करिएगा, जो रक्षा के लिए मजबूत कुशल, मतलब सैन्य बल में जो रक्षा से रिलेटेड होगा वही चीज लिख दीजिएगा। राजस्व प्रशासन, आपका ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है गाइस। आप अंदर क्या लिख रहे हो बना के भी लिखोगे चल जाएगा, लेकिन ये आपका हेडिंग इंपॉर्टेंट है, हेडिंग को याद रखें आप गाइस। नेक्स्ट हेडिंग है आपका न्यायिक व्यवस्था। न्यायिक व्यवस्था, आप एक बार इसको रफली पढ़िएगा, लेकिन ये आप हेडिंग को अच्छे से रट लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका सामाजिक समरसता, आप इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका पॉइंट हिंदवी राज स्वराज्यस्व स्वराज्य सॉरी हिंदी जो हिंदवी है स्वराज्य है, इनके पॉइंट को याद कर लीजिएगा। सारे पॉइंट आपके दिए हुए हैं। नेक्स्ट है आपका अष्टप्रधान के सदस्य, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 100% एग्जाम में आया है, इसलिए मैंने इसको डिटेल में कवर किया है। ये क्वेश्चन लॉन्ग में आपका 100% छप गया है एग्जाम में, आप इसको नोट डाउन कर लें। इसलिए हर एक पॉइंट को नोट डाउन करते चलें, क्योंकि 100% आपके एग्जाम में छप गया है। तो इसका सोल्यूशन आपको बेटर देखना पड़ेगा, ताकि एग्जामिनर कोई भी मार्क्स आपका काट ना पाए गाइस। जैसे अष्ट प्रधान में गाइस पेशवा है, इनको आप पढ़िएगा। प्रधानमंत्री या वजीर, जैसे आप वजीर वजीर खेलते थे वही बात बोल रहा है कि प्रधानमंत्री या वजीर को जो वित्त और समाज प्रशासन के लिए देखभाल करता था। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, आपके सारे पॉइंट फिनिश हो गए गाइस। जो गाइस ये 2 नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाला था, मैंने इतना डिटेल में बता दिया, इतना डिटेल में सोल्यूशन दे दिया कि एग्जामिनर आपका मार्क्स काट ही नहीं पाएगा। अगर आपने कोई भी पॉइंट को स्किप किया है तो जाके फिर से वीडियो पीछे जाके आप इनका सोल्यूशन जरूर देखें। ये ज़्यादा 100% चांस था कि एग्जाम में छप रहा है, तो इसीलिए मैंने इनको बहुत डिटेल में देने की कोशिश किया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में छपेगा। ओवरऑल जितने भी क्वेश्चन दे रहा हूँ हाई चांसेस हैं एग्जाम में आएंगे, लेकिन जिसका 100% चांसेस है उनको मैं और डिटेल में दूंगा गाइस। पानीपत के तृतीय युद्ध के कारण का विस्तार से वर्णन करें, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाला है। थोड़ा मैं डिटेल में इनका सोल्यूशन बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा और पेशेंस बना के रखिएगा, ताकि यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कवर होते चले। ध्यान से सुनिएगा। जो पानीपत का तीसरा युद्ध था, पानीपत का तीसरा युद्ध, ये सन याद रखिएगा किनके द्वारा हुआ था, ये ज़्यादा मैटर करेगा एग्जाम के लिए। पहला पॉइंट है 14 जनवरी 1761 में, 14 जनवरी 1761 में मराठा के साम्राज्य और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ। ध्यान से सुनिएगा, इसमें एक पॉइंट याद रखिएगा, सन याद रखिएगा 14 जनवरी 1761, पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761, पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761। आई होप याद हो गया होगा किनके बीच हुआ था। देखिए, मराठा साम्राज्य और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। मराठा साम्राज्य और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। इन पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट कुछ पॉइंट है जिसमें जो है अब्दाली की जीत हुई थी। किसकी जीत हुई थी? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच युद्ध हुआ, जिसमें अब्दाली की जीत हुई थी। इस युद्ध के कारण जिसमें मराठों का दिल्ली पर जो अधिकार था, अहमद शाह अब्दाली का मराठों की चुनौती को देना, यानी गाइस जो मराठा का दिल्ली पर जो राज्य का सिंहासन था वो अब्दाली को सौंप देना पड़ता है, क्योंकि जीतने के बाद जो भी योद्धा जीतता है उनको साम्राज्य मिल जाता है। राइटर यही बोलना चाह रहा है, बस इनको आप बना के लिखिएगा। जो अब्दाली जी हैं उनको जीत मिली थी मराठा और अब्दाली की लड़ाई में, इसलिए जो है मराठा को दिल्ली छोड़ना पड़ा, जो अब्दाली द्वारा प्राप्त कर लिया गया। यही पॉइंट बोलना चाह रहा है, बस इतना याद रखें, इसमें ज़्यादा बहुत डिटेल से मत जाएं। नेक्स्ट यार, ये पॉइंट आप पॉइंट को जरूर मेंशन करें एग्जाम में। एग्जाम में जितनी अच्छी रीडिंग होगी एग्जामिनर आपको उतना मार्क्स देगा। मराठों का दिल्ली पर अधिकार, जो मराठा हैं उनका दिल्ली पर अधिकार 18वीं शताब्दी में या सदी में हुआ था। मराठा साम्राज्य उत्तर भारत में
एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में उभरा था। यहाँ पे ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 18वीं सदी मराठा साम्राज्य का जो उत्तर भारत में एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में उभरा था। इसमें बस ये पॉइंट याद रखिएगा, इस पॉइंट को आप रफली पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट पॉइंट, जितनी ज़्यादा हेडिंग हो सके हेडिंग को बिल्कुल ना स्किप करें। अहमद शाह अब्दाली का मराठों को चुनौती देना, ये पॉइंट आपका याद रखना। पॉइंट याद रखना, अंदर थोड़ा रफली पढ़ लेंगे तब भी चलेगा। ये आप जो इनका सोल्यूशन देखिएगा गाइस। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ। मराठों का पंजाब पर अधिकार। तो इसमें पॉइंट देखिएगा, मराठों ने जो पंजाब पे अधिकार लिया था वो जो है जो कि अहमद शाह अब्दाली के लिए एक बड़ी चुनौती थी। अहमद शाह अब्दाली के लिए बड़ी चुनौती थी। मराठा हो गया, अहमद शाह अब्दाली, यही बार बार बोल रहा है। मतलब दो लोगों के बीच लड़ाई हुई, मराठा और अब्दाली के बीच, जिसमें अब्दाली की जीत हुई। दिल्ली को छोड़ना पड़ा अब्दाली के लिए, मराठों को, क्योंकि जीत अब्दाली की हुई थी। उन्हीं पॉइंट के लिए कुछ पॉइंट हैं, इस पॉइंट को जरूर याद रखें। नेक्स्ट है मराठा सेना का कमजोर होना। मराठा साम्राज्य का कमजोर होना या मराठा सेना का कमजोर होना, सारे पॉइंट आप नोट डाउन करते चल रहे हैं आई होप। और जो स्टूडेंट मेंबरशिप लिए हैं उनको नोट्स मिल जाएगी, बस सुनते चलें पॉइंट को, क्योंकि आपको पीडीएफ नोट्स में बातें नहीं बताई जाती हैं, पॉइंट बताया जाता है। इसलिए अगर यहाँ से पॉइंट कवर करके आप नोट्स को पढ़ेंगे गाइस, तो आप 1-1.5 घंटे में कवर कर पाएंगे। लेकिन वीडियो को अच्छे से कवर करें, क्योंकि मैं एक एक पॉइंट को बताता हूँ क्या पढ़ना है क्या स्किप करना है। इसमें बस 2 पॉइंट याद करिएगा। जो मराठा सेना थी अब्दाली सेना से कमजोर थी, यानी जो आपकी मराठा सेना थी अब्दाली सेना से वीक थी या कमजोर थी, जिसमें मराठा को युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। गाइस, सेना कमजोर है तो हार का सामना करना ही पड़ेगा, बस यही पॉइंट बोलना चाह रहा है राइटर। नेक्स्ट है आपका मराठा सेना का कमजोर रणनीति। जो मराठा साम्राज्य की सेना थी उनकी रणनीति जो है वीक थी, जैसे देखते हैं इसमें। आप इनको पॉइंट को याद रखिएगा गाइस, और ये चीज़ें तो आप रफली पढ़ोगे ना, याद हो जाएगा। इस आपके कीवर्ड से ही आपके डिफिनीशन कवर हो जाएंगी। जैसे मराठा सेना ने अब्दाली की सेना के खिलाफ जो कमजोर रणनीति अपनाई थी, जिससे उन्हें युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। अगर आप इस पॉइंट को अच्छे से याद करेंगे तो एग्जाम में इनका सलूशन आसानी से लिख पाएंगे गाइस, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इजी होते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं थोड़ा लॉन्ग में ले जा रहा हूँ। इससे पहले वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैंने लॉन्ग में ले गया, क्योंकि आपके एग्जाम में 100% जो है आ जाएगा ये क्वेश्चन। तो फिर हम उसमें थोड़ा टाइम देते हैं और उन क्वेश्चन को थोड़ा और अच्छा बेटर बनाते हैं, ताकि एग्जामिनर आपका मार्क्स ना काट पाएगा। इस नेक्स्ट पॉइंट है आपका मराठा सेना में फूट। आप इनको पढ़िएगा अच्छे से। नेक्स्ट आपका हेडिंग है जो अब्दालियां हैं उनकी कुशल रणनीति, इनको देखिएगा। इन पॉइंट को आप अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, आप हेडिंग को ना स्किप करें गाइस, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन लॉन्ग में आएगा। आप थोड़ा पेशेंस बना के रखें, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन 100% मार्क्स देगा, इससे पहले वाला भी 100% देगा। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इन हेडिंग को याद रखना है। जैसे मराठा सेना की रसद की कमी, आप इन पॉइंट को याद रखें और इनको 1-2 बार रफली पढ़ेंगे। आप गाइस ट्रस्ट करिए, आप 1 से 2 बार इनको रिवीजन करेंगे ना, एक एक पॉइंट याद रहेंगे। एक अभी वीडियो से आप याद करते चल रहे हैं, 1-2 है आप पीडीएफ मेंबरशिप के द्वारा ले लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके। वहाँ मैम के द्वारा कुछ चार्जेस होंगे, नॉर्मल होंगे, जिससे आप ले लेना। आप वहाँ एक बार पढ़ लेना, फिर एक बार एग्जाम, जैसे कुछ लोग का मॉर्निंग है तो थोड़ा सुबह उठ के पढ़ लीजिएगा, जिनका एग्जाम शाम को है तो थोड़ा 1 बार 2 बार पढ़ लीजिएगा। एक जो है वीडियो के बाद पढ़ लीजिएगा, एक बार और पढ़ लीजिएगा, आपको रट जाएगा गाइस। नेक्स्ट पॉइंट है अब्दालियों की सेना की ताकत। गाइस ये भी पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे पॉइंट यूँ कहूँ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ मैंने सार बना दिया इन पूरे को लेकर, ध्यान से सुनिएगा। पानीपत का जो तीसरा युद्ध था भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। एक कीवर्ड निष्कर्ष में जरूर लिखिएगा, यानी कि भारत के या भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसमें मराठा साम्राज्य के पतन का मार्ग प्रशस्त था वो किया गया था। यानी इसमें मेन पॉइंट याद करना है कि ये जो पानीपत का तीसरा युद्ध था भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी गाइस, जिसमें मराठा साम्राज्य के पतन का प्रशस्त हुआ किया गया था, प्रशस्त। ओके गाइस, इतना पॉइंट याद रखें। नेक्स्ट आपकी 4th यूनिट के क्वेश्चन है कुछ।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके 4th यूनिट में, भक्ति काल आंदोलन में सूफी योगदान का मूल्यांकन कीजिए। गाइस इन्हीं क्वेश्चनों को आप पढ़िए, आप इधर उधर मत भटकिए, इतना क्वेश्चन आपके लिए सफिशियंट है। यहीं से सारे क्वेश्चन होंगे, थोड़ा एग्जामिनर फ्रेमिंग को चेंज करेगा बस। आप इस सारे क्वेश्चन को रटना नहीं है गाइस, आप उनके पॉइंट को याद करते चलें और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड जैसे मैं आपको याद कराते चल रहा हूँ उनको याद करते चलें, बस इतना आपके लिए सफिशियंट। पहला क्वेश्चन है भक्तिकाल आंदोलन में सूफी का योगदान। कुछ ही क्वेश्चन है गाइस, एक डिफिनीशन खत्म हो जाएगी। इसमें आपको 3-4 पॉइंट याद रखना है। जो भक्ति काल का आंदोलन था, सूफी संतों का जो योगदान था, एक तो पहला था जो धार्मिक सहिष्णुता था, प्रेम और ईश्वर के प्रति समर्पण था, जैसे कि मूल्य को बढ़ावा देकर महत्वपूर्ण योगदान दिया। ध्यान से सुनिएगा गाइस, इसमें 2-3 पॉइंट याद रखिएगा। धार्मिक सहिष्णुता, प्रेम और ईश्वर के प्रति जो समर्पण है, इन्हीं को जैसे मूल्य को बढ़ावा देकर महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन पॉइंट को याद कर लें, बाकी नीचे का पॉइंट कुछ पढ़ लें, जैसे जिससे भारत तो समाज में धार्मिक जो संधाव हैं या संभाव हैं, सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा मिला। आपके कुछ पॉइंट हैं जो हेडिंग फॉर्मेट में लिखना है, सूफी संतों का योगदान। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% चांसेस हैं छपने के, तो थोड़ी डिफिनीशन मैंने लॉन्ग रख दिया है। लॉन्ग का मतलब है कि एग्जामिनर नंबर ना काट पाए, इसलिए हेडिंग को आप जरूर याद रखें, जैसे धार्मिक सहिष्णुता और सार्वभौमिकता भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए। इन पॉइंट को आप पढ़िएगा, जैसे विभिन्न धर्मों के बीच एकता पर जोर दिया। किस पे जोर दिया गाइस? एकता पे जोर दिया। यहाँ पे पॉइंट याद रखिएगा, एकता पे जोर दिया, एकता पे जोर दिया, जिससे धर्म और सहिष्णुता का रवैया दिखाया, जिसमें धर्म और सहिष्णुता का रवैया दिखाया। इन पॉइंट को याद रखें, एकता पर जोर दिया जिससे धर्म और सहिष्णुता पर के रवैया को दिखाया। इन पॉइंट को रख के आप अपने द्वारा अपने कॉन्सेप्ट को बना के आप क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट हेडिंग इंपॉर्टेंट है, सारी हेडिंग इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। प्रेम और ईश्वर के प्रति समर्पण, जैसे सूफीवाद प्रेम और ईश्वर के प्रति समर्पण का जोर देता है। यानी जो सूफीवाद था, जो बढ़ावा दे रहा था योगदान को लेकर, वो प्रेम और ईश्वर के प्रति समर्पण का जोर देता था, समर्पण का जोर देता था, जिससे जो है भक्ति आंदोलन के लक्ष्यों का साथ मेल खाता था। यानी कि भक्ति आंदोलन का लक्ष्यों का मेल खाता था। आई होप आपको डिफिनीशन याद हो गया था। बस इसमें प्रेम था जो ईश्वर को लेकर, समर्पण था जो है भक्ति आंदोलन के लक्ष्यों के साथ मेल खाता था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सांस्कृतिक आदान प्रदान। आप हेडिंग याद करते चलें, बाकी चीज़ें आप बना के लिख दीजिएगा, इतना इसमें टाइम ना वेस्ट करें, आप हेडिंग याद रखें बस गाइस। नेक्स्ट आपका हेडिंग है जाति और वर्ग की सीमाओं से परे जो समावेशिता थी, इनको आप लिख लीजिएगा। तीसरी हेडिंग थी आपकी। आप इनके सॉल्यूशन को एक बार रफली पढ़ें, बाकी हेडिंग को याद रखें। नेक्स्ट है आपका आध्यात्मिक जो मार्गदर्शन था गाइस, 4th यूनिट की जो हेडिंग है आपकी, आप इनको देखिएगा। इसीलिए मैं आपको जो है मेंबरशिप लेने के लिए बोल रहा हूँ गाइस, ताकि आपको इसमें आपको स्पेशल नोट डाउन ना करना पड़े, क्योंकि आपके एग्जाम में आप कोई भी बुक लेते हैं, कोई भी नोट्स लेते हैं, तो आपको जो है बुक मार्केट में 200 या नोट्स लेंगे सीरीज वगैरह विजयमाला, तो 70 रुपये से कम नहीं मिलेगा, और उसमें बहुत ही ज़्यादा पढ़ना होगा। और जो मैं आपको पीडीएफ और नोट्स दूंगा उसमें बहुत ही कम पॉइंट होते हैं, जिसको इस वीडियो के बाद उसको आप आसानी से कवर कर पाएंगे। नेक्स्ट हेडिंग है आपका सूफी संतों ने भक्ति आंदोलन पर प्रभाव डाला। सूफी संतों ने भक्ति आंदोलन पर प्रभाव डाला। नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल हैं, इनको देखिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जैसे अमीर खुसरो, इनको आप अच्छे से पढ़िएगा गाइस, थोड़ा मैं डिटेल में दिया हूँ, आप इनको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आपका पहला क्वेश्चन फिनिश हो गया गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू समाज के सांस्कृतिक जीवन पर प्रकाश डालिए। ये आपका फ्री का मार्क्स है, आपके एग्जाम में आएगा, और ये फ्री का मार्क्स है। चलिए देखते हैं, इनका सोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा इजी है, आपके दिनचर्या और समाज से रिलेट है। चलिए देखते हैं और तुरंत याद हो जाएगा। ये भी डिफिनीशन आपका इजी है। चलिए पहले सेकंड डिफिनीशन देख लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा, आपसे आपके समाज से रिलेटेड है, तुरंत याद हो जाएगा। हिंदू समाज का सांस्कृतिक जीवन विविध और समृद्ध है। यानी कि जो हिंदू समाज है उसका सांस्कृतिक जीवन विविध और समृद्ध है, जिसमें धर्म, दर्शन, कला, साहित्य और त्योहार और रीति रिवाज का समावेश है।
गाइस जो हम लोग दिनचर्या में करते हैं, जैसे हमारी कुछ कला हैं, कुछ साहित्य हैं, कुछ त्योहार हैं, उन रीति रिवाज को हम लोग फॉलो करते हैं। तो वही राइटर बोल रहा है कि ध्यान से सुनिएगा, हिंदू समाज का सांस्कृतिक जीवन विविध, इस पॉइंट को याद रखिएगा, विविध और समृद्ध है, विविध और समृद्ध है, जिसमें धर्म हो गया, दर्शन कला हो गया, साहित्य हो गया, त्योहार हो गया और रीति रिवाजों का समावेश है। जो अब जो आपके जो सदियों से चली आ रही है परंपराओं और मूल्यों को दर्शाते हैं। आपको लिटरली वही पॉइंट रखना है जो आपके जीवन से रिलेट है, आपके समाज से रिलेट है। आप इनको एक बार पढ़िएगा, बस बना के एग्जाम में चले आइएगा, पूरा मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट इसमें कुछ पॉइंट है, जैसे धार्मिक पहलू हो गया, आप पे धार्मिक विश्वास हो गया, इस पॉइंट को लिखिएगा। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका दर्शन हो गया, इस पॉइंट को लिखिएगा, दर्शन हो गया आपका। दर्शन में आप पॉइंट में जैसे पुनर्जन्म को लेकर, मोक्ष को लेकर, यही सारे महत्वपूर्ण जो है महत्व दिया है दर्शन में। नेक्स्ट है आपका कला और साहित्य, कला और साहित्य, इन पॉइंट को देखिएगा गाइस। नेक्स्ट है आपका त्योहार, सारे आपकी दिनचर्या से रिलेट है, आप एक बार पढ़िए, इसीलिए मैं इनको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताते चल रहा हूँ। आप इनको 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, क्योंकि आपके दिनचर्या से रिलेट हैं ये सारे क्वेश्चन गाइस। जैसे रीति रिवाज हो गया, रीति रिवाज में जैसे अपने विवाह होते हैं अपने यहाँ, जन्म और मृत्यु जैसे महत्वपूर्ण अवसर होते रहते हैं अपने यहाँ, जो अनुष्ठान किए जाते हैं जिसमें। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है भाषा हो गया, आपके एग्जाम में भाषा हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जो सामाजिक संगठन है, इनको देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका खान पान, सारी आपकी दिनचर्या से रिलेटेड हेडिंग है, तो आप इसको एक बार देख लेंगे तो आप ऑटोमेटिक सारी जो है कीवर्ड्स को बना पाएंगे। अगर ऐसे कीवर्ड लिख रहे हैं तो एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स देगा, इसलिए मैं ज़्यादा कीवर्ड्स लाया हूँ ताकि आप याद कर सकें। कीवर्ड को याद रखेंगे तो आपको ईजी होगा। ये कीवर्ड आपके दिनचर्या से रिलेटेड है, तो इनमें आपको ज़्यादा टाइम एफर्ट नहीं लगेंगे। जैसे भौगोलिक विविधता है, इनको देख लीजिएगा। धार्मिक विविधता है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सांस्कृतिक जो आदान प्रदान है, इसको देख लीजिएगा गाइस। नेक्स्ट है, आप इसको स्किप कर सकते हैं महत्व को। आप नैतिक मूल्य देख लीजिएगा गाइस। नेक्स्ट आपका कला और साहित्य विकास, इसको एक बार रफली देख लेना या स्किप कर देना गाइस। नेक्स्ट डिफिनीशन है गाइस आपका मुस्लिम समाज की जो सांस्कृतिक जीवन है, इस पे प्रकाश डाला है, यानी कि आपने हिंदू समाज का हो गया और मुस्लिम समाज का हो गया। ये दोनों डिफिनीशन आपके एग्जाम में छपने वाली है गाइस, और दोनों डिफिनीशन आपको अच्छा नंबर देगा, क्योंकि आपकी दोनों डिफिनीशन आपके दिनचर्या से रिलेट करती हैं, इसलिए दोनों डिफिनीशन आपकी ईजी हो जाएंगी। और आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो फ्री के नंबर ये दोनों डिफिनीशन देने वाली हैं चौथी यूनिट से। और नेक्स्ट डिफिनीशन है आपका मध्यकालीन में कृषि उद्योग को विकास को रेखांकित कीजिए। चलिए इन दोनों का सॉल्यूशन देख लेते हैं, और ये दोनों डिफिनीशन आपको रफली याद हो जाएंगी। आप इसको एक बार देखिएगा और फोकस बनाइएगा। ध्यान से सुनिएगा, इसमें कुछ पॉइंट याद रखिएगा बस। शुरू में मुसलमानों ने कुरान कुरान को याद करने और सुनने में बहुत महत्व देखा है, मतलब जो कुरान था उनको याद करने और सुनाने में बहुत महत्व देखा है। तो इसमें इस पॉइंट को याद रखना है, इसको एक बार रफली पढ़ लेना। इसको याद रखिएगा, 19वीं सदी के अंत में, 19वीं सदी के अंत तक जो इनके विशेष गुण थे इनको नहीं मानते थे। आप इनको पॉइंट को याद रखिएगा, बस हो गया। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करिएगा, इसमें इस हेडिंग को लिखिएगा। और मेन जैसे अपने धर्म का पालन करना, दिन में 5 बार नमाज पढ़ना, इस पॉइंट को याद रखना। अपने नियमों का पालन करना और दिन में 5 बार नमाज करना, जाकात को देना, जाकात देना या अपनी संपत्तियों को एक निश्चित हिस्सा दान करना, रमज़ान के दौरान रोज़ा रखना, इस सब पॉइंट को आप याद रखना, क्योंकि आप दिनचर्या में इनका जो एक्टिविटी होती हैं, अगर आप मुस्लिम समाज हैं, हिंदू समाज है, तो आप लोग ये सब सारी चीज़ें दिनचर्या में देखते रहते हैं। बस इसमें कुछ नया नहीं है गाइस, बस इतना याद रखें। ये मध्यकालीन कृषि पे आ जाते हैं, क्योंकि वो डिफिनीशन थोड़ी इजी थी, इसलिए मैंने टाइम नहीं दिया। मध्यकालीन में जो कृषि और उद्योग हैं, दोनों के विकास से रिलेटेड, जैसे जिसमें सिंचाई, ये भी इम्पोर्टेंट है और आपका जो है इजी डिफिनीशन है, ध्यान से सुनिएगा। जिसमें सिंचाई हो गया, पराली को लेकर सुधार, नए औजारों का उपयोग करना
और वस्त्र और धातु का उद्योग वृद्धि शामिल है। गाइस मैं कोई भी सॉल्यूशन में थोड़ा कुछ नए वर्ड बोल देता हूँ, तो ये मत सोचना कि सॉल्यूशन में नहीं है। नया वर्ड इसलिए बोलता हूँ ताकि चीज़ें आपको रिकॉल करने में आसानी हो और चीज़ों को समझने में आसानी हो। थोड़ा मैं जो है आपकी लैंग्वेज में बोल देता, आपके समाज की लैंग्वेज में बोल देता, ताकि आपको वो चीज़ें जल्दी याद हो जाएँ। मतलब इसमें कुछ पॉइंट्स है, जैसे सिंचाई में सुधार करने के लिए, नए औजार बनाने के लिए, वस्त्र और धातु के उद्योग की वृद्धि शामिल थी। इन पॉइंट को याद रखिएगा। जैसे कृषि विकास में सिंचाई की प्रणाली को लेकर सुधार जो किए गए थे, इसमें कुछ पॉइंट हैं, आप इसको याद कर लीजिएगा। नए औजार को लेकर जो बातें बोला गया था उपयोग में, इनको आप पढ़ लीजिएगा। जैसे कुल्हाड़ी वगैरह को दक्षता को बढ़ावा दिया था। जैसे फसलों की विविधता पढ़ लीजिएगा गाइस। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। भूमि अनुदान, ये सारे आपके दिनचर्या से रिलेटेड हैं, जो अभी 4 यूनिट में चल रहा हूँ। चारों यूनिट को आपको सीरियसली आप फोकस बनाइएगा, रटिएगा मत, तुरंत याद हो जाएगा। आप चौथा हेडिंग हो गया, पांचवी हेडिंग है आपका कृषि तकनीकों का विकास, कृषि तकनीकी को विकास। नेक्स्ट आपका पॉइंट की ओर चलते हैं, उद्योग में विकास। उद्योग में विकास जैसे वस्त्र उद्योग, ये सारे पॉइंट कहाँ से निकल के आ रहे हैं गाइस, यहीं से आ रहे हैं जहाँ मैंने आपको कवर कराया था। देखिए देखिए गाइस, जो जितने भी डिफिनीशन अभी तक आपने देखा, यहाँ जो आप रट रहे हैं सिंचाई में सुधार, यही हेडिंग जाके बन रही है आपके पॉइंट में, और कोई नई हेडिंग मैं नहीं बना रहा हूँ, एग्जामिनर द्वारा ये बनाई गई हेडिंग है। नए औजार हो गए, ये सारी हेडिंग है। वस्त्र और धातु का उद्योग में वृद्धि, ये सारी हेडिंग बन रही हैं। नेक्स्ट है आपका शिल्प और कारीगरी हो गया, कारीगरी हो गया, इसको हो गया। व्यापार और वाणिज्य हो गया। जितने ज़्यादा पॉइंट लिखेंगे एग्जामिनर उतना ज़्यादा आपको मार्क्स देगा। आप इसलिए सारे पॉइंट को याद रखें। मैं ज़्यादा डिटेल में पढ़ने को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप इवन हेडिंग तो अच्छे से कवर करें, ताकि आपका जो है इस सब्जेक्ट में हिस्ट्री में गाइस 85 प्लस स्कोर आ जाएगा। अगर इस वीडियो के सारे क्वेश्चन को पढ़ लेंगे तो आपके एग्जाम में 85 प्लस की बात कर रहा हूँ, ये आपका जो है 95 प्लस भी जा सकता है, लेकिन 85 प्लस के नीचे नहीं आएंगे। जितने भी वीडियो में क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, 110% आपके एग्जाम में 85 प्लस जाएगा सारे क्वेश्चन, क्योंकि सारे क्वेश्चन यहीं से बनने वाले हैं। 2 से 3 क्वेश्चन जो नया बनेगा वो यहीं से होगा, थोड़ा लैंग्वेज चेंज रहेगा बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका औद्योगिक केंद्रों का विकास। जो औद्योगिक केंद्र हैं उनके विकास से रिलेटेड है, इनको देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपकी क्वेश्चन 5 नंबर। अभी तक आपने गाइस पहली यूनिट फिनिश किया, दूसरी यूनिट फिनिश किया, तीसरी यूनिट फिनिश किया, चौथी यूनिट फिनिश किया। चौथी यूनिट तो बहुत ही ईजी थी, 10 से 15 मिनट में आपकी कवर हो जाएगी। दूसरी यूनिट भी आपकी रफली पढ़नी थी। पहली और तीसरी यूनिट में थोड़ा टाइम लगेगा। बाकी चौथी यूनिट आपके धार्मिक से रिलेटेड था, मैंने समझाया, एक एक पॉइंट को बताया, जो उनकी भाषा थी, रीत थी, जो धार्मिक था। इन्हीं पॉइंट को आपको ऐड करना। मुस्लिम में जैसे नमाज 5 बार पढ़ा जाता था, उनको बढ़ावा देते थे। यही सब पॉइंट हैं जिनको आप ऑलरेडी पता है, आप समाज में रहते हैं तो आपको सारे पॉइंट ऑलरेडी क्लियर हैं। कुछ उसमें नया नहीं था 4 नंबर यूनिट में। 4 नंबर यूनिट आप फ्री के मार्क्स ले जाएंगे जब हमारे नोट्स को पढ़ लेंगे। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप मेंबरशिप प्राप्त करें, बहुत नॉर्मल चार्ज है। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मेंबरशिप लेने के अकॉर्डिंग। आप मैम को मैसेज करें, हमें मैसेज ना करें, वहाँ पे एडमिन है, वो एडमिन पे जाके के उनको मैसेज करके अपना नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके 5वीं यूनिट में पहला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 5वीं यूनिट में थे, मैंने आपके सिलेबस में ही कवर करा दिया था। यहाँ पे किन टाइप का पैटर्न बनेगा, कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं वो चीज़ रखा हूँ। पहला डिफिनीशन का जो क्वेश्चन है आपका, रायपुर में जो कलचुरी वंश है, ये आपके एग्जाम में 100% छपेगा गाइस। इसका सोल्यूशन थोड़ा डिटेल में रखूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो रायपुर के कलचुरी वंश हैं, अगर आप रायपुर से बिलोंग करते हैं या उधर साइड से बिलोंग करते हैं तो ये डिफिनीशन भी आपके फ्री के होंगे। 4 नंबर 5 नंबर यूनिट फ्री के मैं दिलाने की बात कर रहा हूँ। मतलब आपको एक बार तो रफली पढ़ना ही पड़ेगा गाइस, जो मैंने समझाया। 4 से 5 नंबर यूनिट फ्री के मार्क्स हैं, क्योंकि ये कल्चुरी वंश आपके एरिया से बिलोंग करेंगी चीज़ें, और 4 नंबर यूनिट आपके समाज से रिलेट कर रही हैं। मैंने आपको हर एक पॉइंट को हाईलाइट करते चला हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। एग्जाम में आप ऐसा चीज़ें बना के भी लिखेंगे तो एग्जामिनर आपको अच्छे नंबर देंगे, लेकिन आपको पॉइंट को सीक्वेंस से लिखना है। चलिए पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, रायपुर के कल्चुरी वंश के बारे में।
ये आपका 5 यूनिट का पहला है रायपुर के कलचुरी वंश, जिसमें रतनपुर तो आपने सुना ही होगा, कलचुरी वंश के नाम से भी जाना जाता है। यानी कलचुरी वंश को रायपुर के रतनपुर कलचुरी वंश के नाम से भी जाना जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, रतनपुर को कलचुरी वंश के नाम से भी जाना जाता है। रतनपुर को कलचुरी वंश के नाम से भी जाना जाता है। आई होप आपने ये चीज़ें क्लियर कर लिया होगा गाइस। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान देना है, लगभग 9वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक जो छत्तीसगढ़ में शासन किया था, जो 9वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक छत्तीसगढ़ में शासन किया था, बस इतना पॉइंट याद रखना है। रतनपुर को जो है कलचुरी वंश से जाना जाता था, 9वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक छत्तीसगढ़ पे शासन किया, बस इतना पॉइंट याद रखना है। जैसे इनका प्रमुख जो उपलब्धियां थी, जैसे कला के क्षेत्र में, स्थापत्य के क्षेत्र में और सांस्कृतिक विकास को लेकर, और शासन में आर्थिक प्रगति, सामाजिक प्रगति थी। इनको आप देखिएगा, जैसे मुख्य उपलब्धियां इनको देखिएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट बनते हैं, सारे हेडिंग आपके इंपॉर्टेंट है। शासन और विस्तार, ये हेडिंग आप नोट डाउन करते चलें, आपकी हेडिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने इस डिफिनीशन में बताया कि 9वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक छत्तीसगढ़ में शासन किया। आपके जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड बन रहे हैं यहीं से बन रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। जो आप यहाँ से कवर करके जा रहे हैं, यहीं से सारे कीवर्ड बन रहे हैं। इसलिए आप जो है कीवर्ड में परेशान ना हो कि कीवर्ड कहाँ से आ रहे हैं एग्जामिनर द्वारा, यहीं से कीवर्ड सारे बनाए जा रहे हैं। जैसे पहला कीवर्ड बना शासन और विस्तार, इसको पढ़िएगा। 9वीं से 18वीं शताब्दी तक इन्होंने छत्तीसगढ़ पे शासन किया। यही पॉइंट को आप डिटेल में पढ़िएगा। ये सोल्यूशन प्रीमियम है, आपको बुक या नोट्स में थोड़ा मिलना प्रॉब्लम होगी, इसलिए आप यहाँ से कवर करें, थोड़ा टाइम बचेगा और आपका 100% सिलेबस खत्म हो जाएगा। इस वीडियो के अलावा कोई भी वीडियो नहीं देखना, सिर्फ आपको रिवीजन करना है, बार बार पढ़ना है, जितनी बार पढ़ सको, जितना अच्छे से पढ़ सको, बस इसी को घोर के पी जाओ और तो कुछ नहीं करना। नेक्स्ट इसमें कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, इनको आप अच्छे से कवर करिएगा गाइस। और नेक्स्ट है आपका कला और स्थापत्य कला, इनको देखिएगा गाइस, ये आपकी हेडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनती जा रही हैं, इसलिए मैं इसको बार बार जोर देते चल रहा हूँ गाइस, ताकि आपको इंपॉर्टेंट लगे। कुछ निष्कर्ष के बीच में बिहाफ में आप बीच में लिखिएगा एग्जामिनर, ताकि आपको अच्छा नंबर दे। जैसे मंदिरों की दीवारों पर हिंदू देवी देवताओं को, अप्सरा, पशु पक्षियाँ और जनजीवन की विविध विषयों में अनेक जो मनोहारी मूर्तियाँ उत्कीर्ण है। इन पॉइंट को आप जरूर निष्कर्ष फॉर्मेट में लिखिएगा एग्जाम में। नेक्स्ट हेडिंग है आपका संस्कृत और समाज। नेक्स्ट हेडिंग नेक्स्ट हेडिंग है आपका आर्थिक प्रगति। हेडिंग को याद रखें बस गाइस, बाकी चीज़ें आप बना के लिख सकते हैं, क्योंकि आप उसी समाज से बिलोंग कर रहे हैं, तो चीज़ें आप आज ऑलरेडी देख पा रहे हैं दिनचर्या में, तो उन्हीं को हेडिंग जरूर याद रखें। हेडिंग आपको बनाने में बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगे हैं गाइस, इसलिए जब वीडियो फिनिश हो गाइस, तो अपना एक बहुत बड़ा प्यार दीजिएगा गाइस, क्योंकि मैंने आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डीपली एनालिसिस किया। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे उनके इतने ज़्यादा कीवर्ड को रखा, जितने कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उन कीवर्ड को इसलिए लॉन्ग ले गया गाइस, ताकि एग्जामिनर आपके कोई भी मार्क्स ना काट पाए। जैसे कुछ क्वेश्चन मोस्ट 100% आने के चांस थे, तो मैं उनको लॉन्ग खींचा, क्योंकि आपके एग्जाम में लॉन्ग आएगा, ताकि आपको भटकना ना पड़े, ताकि हमारी नोट्स और पीडीएफ से आप पढ़ सकें, उसके लिए मैंने बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका आर्थिक प्रगति हो गया। नेक्स्ट आपके कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, इनको जरूर आप पढ़िएगा, इस पर टाइम दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा रफली पढ़िएगा। जैसे कलचुरी संवत है, इसमें हय है, संवत भी है, इसे कहा जाता था। इसको गाइस थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, इसमें जो कलचुरी संवत है, इनको जो है हय हय कहा, संवत भी कहा जाता है। जो वर्ष गणना में एक हिंदू प्रणाली थी, राजा और ईश्वर सेन ने भी किया था। इनको आप अच्छे से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं, ये पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, जिससे एग्जामिनर आपको पूरे पूर्ण मार्क्स देने के लिए जो है प्रेरित होगा, और एग्जाम में आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, पूरे मार्क्स मिलेंगे। इसलिए आप इनको याद रखिएगा। 1212 ईस्वी तक शासन किया, इसमें आप इन पॉइंट को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट है गाइस आपका मराठा शासन की स्थापना के बारे में बताइए। अभी तक आपने 5वीं यूनिट का पहला सोल्यूशन जो देखा, आपकी जो है एरिया से रिलेटेड था। नेक्स्ट है आपका मराठा शासन से रिलेटेड क्वेश्चन, इनका सोल्यूशन देख लेते हैं। आपका वीडियो फिनिश होने वाला है, बस 1-2 क्वेश्चन के सोल्यूशन बचे हैं, अभी थोड़ी देर में वीडियो फिनिश हो जाएगा।
और पीडीएफ और नोट्स के बारे में मैं आपको बता दूंगा, वहाँ से कवर कर लीजिएगा। पहला डिफिनीशन है आपका इसका, मराठा साम्राज्य को स्थापना को लेकर कब और किसने की थी। ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। मराठा साम्राज्य की न्यू छत्रपति शिवाजी, आपने तो इसको सुना ही होगा, छत्रपति शिवाजी ने जो है, ये आप पॉइंट याद रखिएगा। 1674 से 1818 में छत्रपति शिवाजी के द्वारा उन्होंने कई वर्ष जो औरंगजेब और मुगल साम्राज्य से संघर्ष किया था, यानी औरंगजेब और मुगल साम्राज्य से संघर्ष किया था गाइस। फिर इसके बाद इन्होंने उत्तर भारत तक बढ़ाया। साम्राज्य जो था ये जो इतनी टाइम तक चला था, जो लगभग पूरे भारत में फैला हुआ था। नेक्स्ट इसमें कुछ पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। जो इनके राजा थे, जो राज्य था इनको स्थापित करने में मराठा का क्या योगदान था, ये पॉइंट को याद रखिएगा। जो योद्धा के समूह थे वो मराठी बोलते थे, इनकी लैंग्वेज याद रखिएगा। और पश्चिम दक्कन पठार क्षेत्र के थे, यानी कि पश्चिम दक्कन पठार क्षेत्र के थे, पॉइंट याद रखिएगा। मराठी बोलते थे, पश्चिम दक्कन पठार क्षेत्र से थे, ये पॉइंट को याद रखिएगा। और ये याद रखिएगा वर्तमान में महाराष्ट्र भी कहा जाता था। बस इसमें कुछ पॉइंट है, आप इनको याद रखिएगा। इसमें आप एक पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से पर शासन किया, किस पे शासन किया, 18वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से में शासन किया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट आपके पूरे बुक का, पूरे एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने थे, लास्ट डेफिनेशन की ओर चलते हैं। जो ऐतिहासिक पर्यटन स्थल हैं के रूप में जो मल्हार हैं, उनके राज्य के महत्वपूर्ण वर्णन देखते हैं। बस ये लास्ट डेफिनेशन है, बाकी आपकी डेफिनेशन फिनिश हो जाएंगी। चलिए गाइस लास्ट डेफिनेशन देख लेते हैं, ध्यान से सुनते चलिएगा सारे डेफिनेशन। जो आपके 5 यूनिट से 3 ही क्वेश्चन थे, ये तीसरा क्वेश्चन है। मल्हार और राजिम, मल्हार और राजिम छत्तीसगढ़ में स्थित है। मल्हार और राजिम जो है छत्तीसगढ़ में स्थित ऐतिहासिक पर्यटन स्थल के रूप में अपने प्राचीन मंदिर कलात्मक कलाकृतियों और ऐतिहासिक महत्व के कारण महत्वपूर्ण है। ध्यान से इसमें पॉइंट कुछ ही याद करना है, ध्यान से सुनिएगा। जो आपका मल्हार और राजिम है, इनमें जो छत्तीसगढ़ में स्थित पर्यटन स्थल है, जैसे कि आपके प्राचीन मंदिर हो गया और कलाकृतियाँ हो गया, ऐतिहासिक महत्व के कारण इन पे महत्व जो है दिया गया है। जैसे इसमें कुछ पॉइंट है, याद करिएगा गाइस, इनको आप देख लीजिएगा, रफली आप इनको एक बार पढ़ लीजिएगा। इसमें विशेष योगदान दिया, जैसे मल्हार रीडिंग आ जाती है प्राचीन इतिहास को लेकर। जैसे प्राचीन इतिहास में जैसे आपके मल्हार छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, आपने सुना ही होगा, जिले में स्थित है। मल्हार जो है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में स्थित है। ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान से याद रखिएगा। मल्हार जो है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में स्थित है, इनको जरूर आप एग्जाम में लिखें। यह एक प्राचीन शहर है, बाकी पॉइंट आप बना के लिख दें। नेक्स्ट है आपका प्राचीन इतिहास, आप इस पॉइंट को अच्छे से कवर करिएगा। नेक्स्ट आपके पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट, पुरातात्विक स्थल। आप सारे पॉइंट को याद रखना और इनमें जो पुरातात्विक स्थल हैं इनको पढ़िएगा। जैसे मल्हार में कई प्राचीन मंदिर हैं, जैसे पतालेश्वर है मंदिर है, देवरी मंदिर है और डिंडेश्वरी मंदिर है, पाए गए हैं। इसमें 3 मंदिर की चर्चा की गई है पुरातात्विक स्थल में, ध्यान से याद रखिएगा। पतालेश्वर मंदिर है, देवरी मंदिर है, डिंडेश्वरी मंदिर है। 3 मंदिर का नाम याद रखिएगा, बस इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी आप सारी चीज़ें स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ये हेडिंग है कलाकृतियों और अवशेष, इनको आप अच्छे से पढ़िएगा। और नेक्स्ट हेडिंग है गाइस आपका शव और धर्म का उत्सव। शव और धर्म का उत्सव, इन पॉइंट को आप रफली पढ़िएगा या स्किप करिएगा, जो आपकी मर्जी। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। पर्यटन पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट हैं, इनको आप एक बार देख लीजिएगा गाइस। कुछ राज्यों से रिलेटेड जो धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है गाइस, मैं हेडिंग पे ज़्यादा जोर दे रहा हूँ क्योंकि आप सारी चीज़ें नहीं याद कर सकते हैं, मैं समझ रहा हूँ, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। आप ओनली हेडिंग याद करें गाइस, आप हेडिंग तो याद कर लेंगे ना गाइस, क्योंकि आपके दिनचर्या से रिलेट सारी चीज़ें हैं। तो आप जैसे धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व, तो आप हेडिंग को याद रखें और सारी चीज़ें यहीं से होंगी 100%। आप घबराएं नहीं, ये 1 साइड वीडियो होंगी, इसके बाद आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा गाइस। आप 1 साल पूरे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में क्लास करते हैं,
या 6 मंथ सेमेस्टर का एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं। आज अगर आप इस वीडियो में 1 घंटे अगर फोकस बनाया होगा तो आज वो चीज़ मिलेगा जो 6 महीने आप कॉलेज जाके अटेंड करके पढ़ के और एग्जाम देने जाते हैं, उससे ज़्यादा प्रीमियम कंटेंट यहाँ मिल जाएगा। अब आप पे डिपेंड करेगा कि कितना ऑनेस्टी से हमारी बातों को, हमारे द्वारा कंटेंट को कितना प्यार दोगे, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है राजीव लोचन मंदिर। आप राजीव लोचन मंदिर, इसके पॉइंट को याद रखिएगा। बुद्ध की मूर्ति याद रखिएगा। अभी कुछ स्पेशल ऑफर भी रखूंगा, आप परेशान ना हो, कुछ मैं गिफ्ट वाउचर भी रखूंगा जिससे आपको एक पढ़ने में थोड़ा इजी रहेगा और आसानी रहेंगी। नीचे है कुछ ऐतिहासिक महत्व हैं, इनको भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट है, इनको देखिएगा, अच्छे से कवर करिएगा गाइस। और नेक्स्ट है आपका में मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो शहीद वीर नारायण सिंह, आपने इनका नाम तो सुना होगा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, इनके बारे में आप पढ़ के जाइएगा। जैसे राजिम जो है 38.8 किलोमीटर की दूरी स्थित शहीद वीर नारायण सिंह की अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जैसे नया रायपुर में प्रसिद्ध क्रिकेट स्टेडियम है। इनको पॉइंट को इतना पढ़िएगा बस। नेक्स्ट पॉइंट है आपके गाइस निष्कर्ष। ये निष्कर्ष आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये निष्कर्ष को याद रखिएगा। ये निष्कर्ष जो है एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा एग्जामिनर को ट्विस्ट करता है, इसलिए आप स्किप ना करें निष्कर्ष को गाइस। गाइस आपके पहली यूनिट, दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट और चौथी यूनिट और 5वीं यूनिट, सारी यूनिट मैंने फिनिश किया। जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं यहीं से होंगे, और अगर आप इस सारे क्वेश्चन को अच्छे से कवर किया होगा तो अब आपको इसका नोट्स डाउनलोड करना है। नोट्स डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल जब ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे लोगो पे जाएंगे बायो में, तो आपको एक एडमिन और ओनर का मिलेगा। ओनर पे नहीं, आप एडमिन पे एक मैम होंगी, आप मैम को मैसेज करिएगा। आज मैं इसका मैंने बोला आपके लिए एक ऑफ़र रखूँगा, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ काफ़ी स्टूडेंट नॉर्मल घर से होते हैं और इतना चार्जेस अफोर्डेबल नहीं कर सकते, इसीलिए आप लोग के लिए अभी मैं आज और कल मैं ऑफ़र रखूँगा। जो चार्जेस हमारे जो भी चार्ज थे उस पर मैं 80% डिस्काउंट रखूँगा। 80% डिस्काउंट रखूँगा आज और कल। इस नोट्स पे 80% डिस्काउंट रहेगा। अगर आप इसको आप परचेज करते हैं गाइस मेंबरशिप, तो सारे मेंबरशिप पे 80% छूट मिलेगी, जिससे आपको सारे सब्जेक्ट का मिल जाएगा। अगर आप स्पेशल इसी सब्जेक्ट का लेना चाहते हैं नोट्स, तो इस सब्जेक्ट का भी मिल जाएगा। इसका जो है कम चार्जेस में मिल जाएगा। सारे लेंगे तो सब पे 80% डिस्काउंट अभी मिल जाएंगे। जो भी चार्ज थे उन पे 80% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, आप प्राप्त कर लेना। अब ध्यान से कुछ पॉइंट को याद कर लेना जो मैं बताने वाला हूँ। गाइस इस वीडियो को आपने पहला स्टेप फिनिश किया अच्छे से, आपने इतना पहला स्टेप आपने कंप्लीट किया, जिससे आपने 85 एग्जाम के आने वाले क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब आपको दूसरा स्टेप करना है, नोट्स को उठाना है, 2 से 3 बार पढ़ना है। कुछ इंपॉर्टेंट हेडिंग है जिनको आप नोट डाउन कर सकते हैं, या जो है पीडीएफ, जो लोग नोट्स लेंगे तो उनको नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। जो अफोर्डेबल नहीं कर सकते हैं वो नोट डाउन करके टाइम वेस्ट कर सकते हैं अपना, वरना जो है बहुत ही कम प्राइसेस में मिल जाएंगे। जितना कि आप दिन भर में अपने नॉर्मल खर्चों के लिए यूज करते हैं उतनी प्राइस में भी मिल जाएगी। क्योंकि गाइस हमारी टीम को जो टीम बनाती है वो चार्ज लेती है पीपीटी फॉर्मेट को जो क्रिएट करने में आपके लिए एफर्ट देती है गाइस। गाइस आपका वीडियो समाप्त होता है, पहला स्टेप फॉलो करो, वीडियो देखो, दूसरा स्टेप नोट्स पढ़ो, और तीसरा स्टेप बार बार रिवीजन करो। इतना आपके लिए सफिशेंट है। और आप बार बार इधर उधर ना भटकें, कोई भी अदर वीडियो ना देखें। आपने सिलेबस मैच कर लिया, सिलेबस मैच हो गया, तो आप इधर उधर ना भटक कर इस वीडियो को फॉलो करें, इस बताए हुए क्वेश्चन को फॉलो करें। गाइस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट सेक्शन में अपना एक प्यारा सा फीडबैक जरूर दीजिएगा, ताकि मैं अपने वेलेबल टाइम को और ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे पाऊँ। जो आपके प्रति मैंने टाइम को इन्वेस्ट किया है, ताकि उसका मेरे को मोटिव अच्छा दिख पाए। गाइस आपके मन में कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट है तो हमें टेलीग्राम चैनल पे बात कर सकते हैं, और अपना एक प्यारा सा फीडबैक दीजिएगा। नेक्स्ट किस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए, आप जरूर कमेंट में ड्रॉप